गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको सिल्वर वेडिंग का थोड़ा सा भाग पढ़ाया था। ये जो आपका पाठ है ये काफ़ी बड़ा है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और मैंने वहाँ पर तारीख भी डाली हुई है इस दिन की। अभी आगे पेज पर आएगा वो, तो फिर भी थोड़ा मैं वैसे उस तरह से समझाना आपको ताकि कहानी आपको समझ में आ जाए। तो जिस किशनदा ने जीवन के हर मोड़ पर यशोधर बाबू की सहायता की है, उनके ही सिद्धांतों को यशोधर बाबू ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। यशोधर बाबू नई पीढ़ी के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसका प्रभाव उनके जीवन में इस प्रकार पड़ा कि वे अपने ही परिवार से दूर हो गए। परिवार के लोग उन्हें नए ढंग से चलने के लिए कहने लगे, मतलब आधुनिक विचारों वाले बनो, जैसा देश वैसा भेष। पत्नी भी कह देती थी कि आप अभी से इतने पूजा पाठ में लगे रहते हैं जैसे कि आप बूढ़े हो गए। सिल्वर वेडिंग के केंद्रीय पात्र यशोधर पंत रहते तो वर्तमान में हैं, परंतु अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाते, पिछली यादों से। वे कहते हैं कि उनकी तो परंपरा ही ऐसी है। वे पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में ये बगैर भां का ब्लाउज पहनना, मतलब तुम इतनी उम्र की हो गई हो और बुढ़िया होने पर तुम आधुनिक चीज़ों को अपना रही हो, सबको देख के तुम्हारे भी पर लग गए हैं। तो तुमने बुढ़िया काल में बगैर भां का ब्लाउज पहनना, ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, क्योंकि वो कुछ लोग, पता है आपको, पुराने विचारों के जो होते हैं वो दाल भात बाहर नहीं खाते हैं, दाल चावल, रोटी तो खा लेते हैं लेकिन दाल चावल नहीं खाते हैं। ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिया, ऐसा वे अपनी पत्नी से कहते हैं। तो मुझे तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर उनका तकिया कलाम है जो वे हर वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर माने उचित नहीं है ये। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा कहने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं टोकता हूँ तो तुम मुझे क्यों टोकते हो। तो चंद्रदत्त तिवारी द्वारा बेटे की प्रशंसा सुनने पर प्रफुल्लित हुए कोई उनके जानकार थे, उनकी बेटे की प्रशंसा की उन्होंने, तो खुश हो गए यशोधर बाबू। यशोधर बाबू की मानसिकता को प्रकट करते हुए लेखक लिखता है कि यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यह टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी समझ में नहीं आता, इसकी क्या ज़रूरत थी। कोई भी चीज़ नहीं आती थी घर में तो वे ऐसे बोलते थे। तथापि उन्हें इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि जिस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। उन्हें लगा कि आज के युग में दिखावा है, प्रदर्शन है, जिसके घर में हर चीज़ मौजूद होती है, हर चीज़ है उसके घर में ऐशो आराम की, तो उसकी इज्जत है इस दुनिया में। तो उनको ये एहसास ज़रूर था कि चीज़ें आती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो, लेकिन वे ये भी सोचते थे कि आजकल के ज़माने में कम से कम ये तो है कि हाँ हम अमीर हो रहे हैं, ये भी था उनके दिमाग में। तो वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके व्यवहार और रहन सहन का अनुकरण करें, उनकी नकल करें, परंतु उनकी संतानें उन्हें रूढ़िवादी समझती हैं और वे घर की आधुनिक सुविधाओं की वस्तुएं देखकर गर्व महसूस करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, मतलब उचित नहीं लगता है। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के कारण यशोधर बाबू के मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, अंदर ही अंदर द्वंद्व, लड़ाई चलती रहती है। ठीक है। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का वेतन 1500 प्रति माह है। वह अन्य युवकों की तरह जैसे और जवान हैं,
से जल्दी अमीर बनना चाहता है। वह घर में किसी न किसी काम के बहाने अपने पैसों की बात बोल ही देता है। कैसे? जैसे नया गाउन मैं लाया हूँ, या नौकर घर में रख लो, मैं उसका वेतन दे दूँगा। ऐसी ऐसी बातें वो बोलता था। तो पंत जी चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें ला कर दे या उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, दोनों का अकाउंट। परंतु बेटा ऐसा नहीं करता है। वह अपने ढंग से अपना वेतन घर में खर्च कर रहा है। वह घर में सोफ़ा, डनलप वाला डबल बेड, श्रृंगार मेज, टीवी, फ्रिज आदि ला रहा है। लेकिन समय समय पर सभी चीज़ों पर अपना एकाधिकार भी जता देता है कि मतलब मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं। इसलिए यशोधर बाबू को लगता है कि उनका बड़ा बेटा भूषण अपने पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा करता है, कुछ ज़्यादा ही जिक्र करता है अपने पैसों के बारे में, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। यशोधर बाबू ये चाहते थे कि अब उनके बच्चे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ले लें, परंतु ऐसा नहीं होता। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर, सिल्वर वेडिंग का क्या मतलब हुआ? 25वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह, तभी तो है इसका नाम 25 सिल्वर वेडिंग। तो 25वीं सालगिरह पर भूषण ने उन्हें ड्रेसिंग ऊनी गाउन तो भेंट किया, उपहार तो दिया, पर साथ ही साथ ये भी कहा कि जब सुबह दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। भूषण ने ये नहीं कहा कि दूध मैं ही ले आऊँगा, आप ठंड में बाहर नहीं जाना। इसी कारण यशोधर बाबू की आंखों में नमी आ गई। उन्हें दुख हुआ कि कैसे बच्चे हैं ये, मतलब मुझे ठंड में भेजने को तैयार है, मेरे लिए ऊनी गाउन लेकर आ गया, तो ऊनी गाउन पहन कर जाना। यूँ नहीं कहा कि मैं दूध लेकर आ जाऊँगा। तो इसके साथ ही उन्हें ये लग रहा था कि उनके अंगों में किशंदा उतर आए हैं, जिनकी मौत जो हुआ होगा जैसी सोच से जुड़ी हुई थी, क्योंकि किशंदा की मौत के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने किसी से पूछा कि किशंदा की मृत्यु कैसी हुई, तो उन्होंने ये पंक्ति बोली, जो हुआ होगा, मतलब पता नहीं है किसी को। तो वे ये सोच रहे हों कि उनका अंतिम समय भी किशंदा जैसा हो सकता है, जैसे किशंदा की मृत्यु हुई, हो सकता है मेरी मृत्यु भी उसी प्रकार से हो। ठीक है। तो यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय 15 मिनट से बढ़ाकर 25 मिनट तक ले जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी पूजा के दौरान जो पार्टी में आए लोग हैं वे खा पी कर चले जाएं। वे किसी से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि आधुनिक विचारों वाले लोग हैं सब, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था उन सब के बीच में। यशोधर बाबू आधुनिकता के मानदंडों को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें आज की जीवन शैली में जीना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, मतलब उचित नहीं है ये भी।